गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविल सर्विसेज परीक्षा को पास करने के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं। सिविल सर्विस परीक्षा जो है उसको अगर आप एनालाइज करोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा, दो चीजें दिखाई देंगी। एक वो पोर्शन दिखाई देगा जो स्टैटिक है और एक वो पोर्शन दिखाएगा जो स्टैटिक नहीं है, जिसको आप करंट कह लो। समटाइम इसको हम लोग समकालीन मुद्दे भी कहते हैं। और मैं इसको कभी कभी वेग भी कहता हूं, क्योंकि इस पर कितनी भी आप तैयारी कर लीजिए, ये तैयारी मुकम्मल हो नहीं पाती है। और एग्जाम को पास करने का जो मंत्र है वो ये है, और थोड़ा ये बेसिक जो है इसकी आइडिया जरूरी है। बेसिक आइडिया बहुत जरूरी है। स्टैटिक में क्या पढ़ना होता है? स्टैटिक में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो जरूरी है वो है हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। उसके साथ में इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10th वाली, वो पढ़ना होगा। 11th और 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स उसके पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट केवल, जैसे कि पॉवर्टी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। ऐसे एनवायरमेंट इकोलॉजी में अगर बात करें तो इसमें भी जो एनसीईआरटी है क्लास ज्योग्राफी वाली जो एनसीईआरटी है उसमें 3-4 चैप्टर दिए हुए हैं, उसके एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। ये स्टैटिक पोर्शन, इतना तो अगर हम लोग तैयार कर लेते हैं तो विश्वास करिएगा अपने ऊपर, और पेपर्स को एनालाइज करेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो 2022 का यूपीएससी का जो कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी का, वो लगभग 86-87 जो है मार्क्स का था, यानी कि 43 to 44 क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि 2023 में ये जो है उछल करके जो है 100 क्वेश्चन हो जाएगा, 100 नंबर हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, ना ऐसा होगा। तो ये सबसे जरूरी है। अब इसमें भी अब हिस्ट्री कोई अकेला सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री में 4-5 चीजें जो है इंक्लूडेड हैं और बहुत टाइम लगता है इसको तैयार करने में। लेकिन एक बार आप तैयार कर लो, स्टैटिक पोर्शंस हैं, डाटा कुछ हैं, आप तैयार कर लो तो चीजें हो जाती हैं। और जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए सबको मालूम है कौन सी बुक्स पढ़नी होती है, लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको अच्छे से तैयार करना है, उसको इतनी बार रिवाइज कर लेना है कि वो अब्सॉर्ब हो जाए, एसिमुलेट हो जाए आपके अंदर, प्रश्न आप पे गलत ना हो। क्योंकि जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसको आप एनालाइज करोगे, 2013 से 2020, 2022 तक के पेपर का आप एनालिसिस करो तो उसमें आप देखोगे कि हर सेगमेंट से लगभग 14-15 प्रश्न हर सेगमेंट से आए हैं, जो भी सेगमेंट है। तो अगर आप कोई भी 3 सेगमेंट जो है तैयार कर लेते हो तो वो आपको कट ऑफ क्रॉस करवा देगा। तो आज इसी क्रम में हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसकी स्थापना कैसे हो रही है, और वो जो स्थापना हो रही है जो उसका पहला चरण है जो 1885 से 1905 है, उसके बीच में, उसको हम लोग आज करने वाले हैं। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो गठन है वो कोई एक दिन की घटना नहीं है। कांग्रेस जैसे अखिल भारतीय संगठन की मांग या जरूरत, डिमांड भी थी इसकी, ठीक है, और नीड भी थी। इसकी जरूरत तो बहुत समय से किया जा रहा था, क्योंकि ना ये एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म है था, अखिल भारतीय एक मंच था, इसकी मांग बहुत समय से किया जा रहा था। और कांग्रेस 1885 में ये बन रही है, निर्माण हो रहा है,
तो इसको ध्यान ये भी रखना होगा कि 1885 से कुछ समय पहले ही 1857 की घटना हुई, महाविद्रोह हुई है, और इसमें जिस तरीके से भारतीयों का दमन किया गया है उसको लोग भूले नहीं हैं। और मान लीजिए इसमें दमन किसका हुआ? इसमें दमन हुआ है पुरुषों का मैक्सिमम, या कुछ महिलाओं का। जो दमन हुआ है तो पुरुष तो दमन हुआ, सब ये सब के सब खत्म हो गए। तो इसमें जो बचे हुए बच्चे होंगे वो किस तरह जीवन जी रहे हैं, उनको शोषण पता है किस तरह से हुआ है, तो वो सब के सब असंतोष अभी भी है। लेकिन इनको मालूम है कि अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह दमन इनके बाप दादाओं का दमन हुआ है, जैसे उनके लोगों को मारा गया है, तो अब उस तरीके से प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं वो। लेकिन ये चीज तो समझ में इनको आ गया है कि प्रतिक्रिया तो करना है, तो इसलिए अब ये एजुकेशन का सहारा लेते हैं। इनके जो मदर लोग हैं उनको तो करना ही है, तो एजुकेशन का सहारा लेते हैं। इसलिए आपको जो कांग्रेस का पहला चरण है, जो 1885 से 1905 में आप देखोगे, इसमें जितने भी राष्ट्रवादी हैं, वो सब के सब आपको बैरिस्टर्स मिलेंगे, सबके सब वकील मिलेंगे आपको, सब पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत पेन और पेपर वाले लोग हैं। हर चीज का तरीका जो है पेन पेपर है। पेन पेपर की मजबूरी भी है और एजुकेशन भी, क्योंकि मालूम है कि जो अंग्रेज हैं वो हम उनको अब इसी तरीके से जो है अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और कांग्रेस का निर्माण जो उन्होंने किया है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसमें एक चीज और समझना है कि जो कांग्रेस का चरण है, संगठन जो है वो कुछ इस तरीके से बढ़ा है। यानी जो पहला दौर है 1885 से 1905, दूसरा 1905 से 1918, और तीसरा 1919 से 1942। देखिए, मैंने ये दोनों बॉक्स को बंद करके इसको बंद नहीं किया, क्योंकि इसके बाद भी चीजें थी। जो पहला चरण है उसको बोला जाता है उदारवाद। दूसरा चरण जो है उसको बोला जाता है उग्रवाद, और तीसरा जो चरण है ये तो सभी लोग जानते हैं, गांधी बाबा का चरण है, गांधीवाद। और ये चरण जो है एक के बाद एक है। बिना उदारवाद के अचीवमेंट के उग्रवाद पॉसिबल नहीं था, और बिना उग्रवाद के अचीवमेंट के गांधीवाद पॉसिबल नहीं था। तो ये भी समझना होगा कि ये सब आपस में जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज और आप समझिए कि कांग्रेस की स्थापना की जो बात होती है, कांग्रेस की स्थापना की जो बात हो रही है, वो इसकी स्थापना के लिए प्रयास बहुत समय से चल रहा है। भारत में जो बहुत से संगठन है, सामाजिक संगठन है, आर्थिक संगठन है, ये सभी के सभी संगठन जो है अपने अपने जो उनके निजी हित जो थे उसको छोड़ करके जो है वो कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस है इसमें बहुत से संगठनों ने अपना योगदान दिया है। कुछ संगठन पॉलिटिकल हैं, जैसे जो बॉम्बे में संगठन बने, बंगाल में जो संगठन बने हैं, राजनीतिक संगठन, वो सब योगदान दिए हैं। मद्रास में संगठन, जैसे मद्रास अलग से नहीं था लेकिन मद्रास में संगठन बने हैं, वो योगदान दिए हैं। सामाजिक संगठन योगदान दिए हैं। जो रिलीजियस संगठन है उन्होंने भी योगदान दिया है। जो अन्य संगठन है उनका भी योगदान है। तो कांग्रेस कोई एक सिर्फ राजनीतिक जो है दल नहीं है, राजनीतिक संगठन नहीं है। ये पूरे भारत की तस्वीर है, जो संपूर्ण भारत है, ये पूरे भारत की तस्वीर है। इसलिए इतनी ज्यादा जो है ये व्यापक है और इतनी ज्यादा प्रभावी है। अब कांग्रेस की जो स्थापना हो रही है, वो कांग्रेस की जो स्थापना हो रही है वो स्थापना 1885 में हुई, और इसकी स्थापना में एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी।
जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी हमारे यहाँ एक एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी नेता थे लाला लाजपत राय जी, उन्होंने दिया है। और वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने, उनका एक अधिकारी है एओ ह्यूम, इसकी मदद से डफरिन ने ये थ्योरी, मतलब ये कांग्रेस की स्थापना करवाई है। और इसलिए स्थापना करवाई है जिससे कि जो भारत में असंतोष पैदा हो रहा है, उस असंतोष के दबाव को वॉल्व के थ्रू निकाला जा सके। जैसे ट्यूब में जो वॉल्व लगा होता है, उसमें एक तरफ से तो आप एयर पंप कर देते हो, हवा भर देते हो, तो वैसे ही असंतोष भरा हुआ है हमारे इंडिया में, और अंग्रेज जो है उस वॉल्व को पुश करके वो जो असंतोष है उसको निकाल देंगे। ऐसी कॉन्सेप्ट जो है सेफ्टी वॉल्व में दिया गया है। ये लाला लाजपत राय जी ऐसा मानते हैं, और सर्वमत इस पे नहीं है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हमको आपको ये पता होना चाहिए। जो भी हो, अगर ये अंग्रेजों के दिमाग की उपज भी रही, तो भी उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने इसका इस्तेमाल अपने हित के लिए बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये जरूर है कि 1885 का जो अधिवेशन है, 86 का अधिवेशन है, 87 का अधिवेशन है और 88 का अधिवेशन है, इसमें जरूर जो है अंग्रेजों की चल रही है, लेकिन इसके बाद तो कहीं से भी कांग्रेस में अंग्रेजों की नहीं चली। अब थोड़ा ये भी समझना है कि जो कांग्रेस बन रही है, ये जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस के जो पहला सेशन होने वाला है, वो उसकी अध्यक्षता एक व्यक्ति कर रहे हैं, नाम है WC बनर्जी, व्योमेश चंद बनर्जी। और इनके साथ में 72 लोग और हैं जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। एक चीज और समझिए कि कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में उभर रही है, एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में उभर रही है। इसका जो पहले सत्र का आयोजन है वो होने वाला है गोकुल धाम, वही गोकुल धाम, आप गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत, ठीक है, गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक, यहां होने वाला है। गोकुल धाम तो बहुत फेमस नाम है, ये तैयार करना आसान है। तारक मेहता उल्टा चश्मा में जो कॉलोनी का नाम गोकुल धाम है, आसान है, इसको तैयार कर लीजिए। ये पहला सेशन जो बॉम्बे में हो रहा है, गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और इसमें जो है इसकी अध्यक्षता जो कर रहे हैं, उनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इनके साथ में 72 प्रतिनिधि भी हैं। इन 72 प्रतिनिधियों को आप 72 प्रकार के आप संगठन समझिएगा, ये अलग अलग लोग हैं जो भारत को, पूरे भारत को प्रस्तुत करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं। इसमें एओ ह्यूम भी शामिल रहेगी। और क्या समझिए कि जो इसमें खास खास चीजें हैं वो ये है कि जो शुरुआत के संगठन है, एग्जाम में फैक्ट्स आपको याद करना जरूरी है। जैसे जो उसके पहले जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है WC बनर्जी, और ये हो रहा है बॉम्बे में।
जो दूसरे अध्यक्ष हैं उनका नाम है दादा भाई नरोत्तम। ये होगा आपका कलकत्ता में। जो तीसरे अध्यक्ष हैं उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। ये मद्रास में होगा। और चौथे जो अध्यक्ष हैं जो कि अंग्रेज है, तो नाम है जॉर्ज यूले। ठीक है, तो जॉर्ज यूले वाला है, ये इलाहाबाद में हुआ था। इतनी चीजें आपको मिनिमम याद रखनी है। वैसे तो कांग्रेस के अधिवेशन आपको टोटल याद होने चाहिए, जितने अधिवेशन, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब कुछ चीजों को ही ध्यान में रख करके तैयारी करनी है तो मैक्सिमम चीजें याद होनी चाहिए और बार बार रिवीजन होना चाहिए। इसमें एक चीज हम लोग को और ध्यान रखना है कि जो स्टैटिक पोर्शन है वो भूलता है। इसमें आप कोई लॉजिक नहीं लगा पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग में आप वही प्रश्न सही कर पाएंगे जिसमें आप 100% श्योर हैं या 100% श्योर नहीं है। श्योरिटी आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही देने वाला है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो ये बिल्कुल ध्यान अपने को रखना है। अब ये समझना है कि जो कांग्रेस है उसका उद्देश्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या था। देखिए, जो कांग्रेस है, कांग्रेस ये चाहती थी कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांध के रखा जाए और वो एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन चाहती थी जो धर्मनिरपेक्ष भी हो और साथ में डेमोक्रेटिक भी हो। ये लक्ष्य की बात है। वो एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन चाहती थी जो धर्मनिरपेक्ष भी हो और साथ में उसकी प्रकृति लोकतांत्रिक भी हो। और ये भी चाहती थी वो कि लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करे और शिक्षित करे। ये भी उसका लक्ष्य था। जो तीसरा उसका लक्ष्य है वो ये है कि एक अखिल भारतीय समूह की स्थापना कर दे। स्थापना वो स्थापित करें कि पूरा भारत जो है, जो पूरा भारत है उसको एक सूत्र में बांध दे। इसके साथ में वो ये जनता को चाहते थे कि जो उपनिवेश है, जो उपनिवेशी विचारधारा है, उसे जनता को अवगत करा दे कि इनके वास्तविक मंशा क्या है। और उसके लिए कोई मंच मिल नहीं रहा था। सबके अपने अपने जो समूह थे, संगठन थे, उनके अपने अपने इंटरेस्ट थे, छोटे इंटरेस्ट थे, व्यक्तिगत पर्सनल इंटरेस्ट थे। जब तक एक नेशनल इंटरेस्ट वाला कोई संगठन नहीं होगा वो ये बात बता नहीं पा रहे थे। सरकार सुनती नहीं थी पहले, तो सरकार को के सामने जो भी जनता की मांग थी, जनता की मांग रखी जा सके, उसके लिए भी जो मंच की जरूरत थी, उसके लिए भी कांग्रेस बनाया गया। और सबसे ऊपर ये कि जो राष्ट्रवादी भावना है, जो राष्ट्रवादी भावना है भारत की, उसका प्रचार भी हो और उसका प्रसार भी हो। ये कांग्रेस के लक्ष्य और उद्देश्य थे।
अब इसको आप आगे समझते हैं क्या है। देखिए, कांग्रेस के बहुत से अधिवेशन हैं जो हम लोग को याद रहने चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है, हम लोग को वही अधिवेशन याद रखने हैं जो अधिवेशन में कुछ न कुछ कांग्रेस ने अचीव किया है, वो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं जो कांग्रेस का पहला चरण है। कांग्रेस का जो उद्भव तो हो गया, अब हम लोग समझना है कि जो कांग्रेस जो बन रही है वो कैसे बन रही है। देखिए, कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो अचानक से नहीं बन गई है। तो कांग्रेस को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये एक विकास है, जिसका जो पहला चरण है वो 1885 से लेकर के 1905 तक है, जिसको बोला जाता है उदारवाद, या फिर आप कह सकते हो मॉडरेट एज। जो दूसरा चरण है वो 1905 या 6 से लेकर के 1918 तक, और थर्ड जो है 1919 से लेकर के 1942 तक। और जो ये 3 चरण देख रहे हैं ये एक के ऊपर एक है, यानी कि बिना उदारवाद आए उग्रवाद नहीं आ सकता था, सीढ़ी है ये। और बिना उग्रवाद के अचीवमेंट के गांधी जी अपना काम नहीं कर सकते थे। तो ये इस तरह से है, ये एक सीढ़ी है। और जो उदारवाद, उग्रवाद या गांधीवाद जो एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जो चरण में उदारवाद है उसका मतलब ये है कि उसके जो लक्ष्य हैं और जो उसके साधन हैं, जो टूल्स हैं, वो दोनों में उदारता होगी। वैसे ही जो उग्रवाद है, उग्रवाद का मतलब है कि उग्रवाद में जितने भी लीडर्स होंगे उनके जो गोल्स हैं, यानी जो उनके एंड्स हैं और जो उनके मीन्स हैं या जो साधन हैं, टूल्स हैं, वो दोनों एग्रेसिव होंगे। समटाइम इट इज यूज्ड एज ए मिलिटेंट, एग्रेसिव होंगे। यानी कि उनके जो उद्देश्य होंगे वो भी एग्रेसिव होंगे, उग्र होंगे, और जो उस उग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी वो साधन का इस्तेमाल करेंगे वो भी उग्र होंगे। और गांधीइज्म जो है, गांधीवाद की खासियत यह है कि इसमें गांधीवाद में उग्रता भी है और उदारता भी है। समय के हिसाब से जैसी जरूरत थी वैसे इन्होंने किया। ये कांग्रेस को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उदारवाद की। जो उदारवाद चरण है, उदारवाद, देखिए आज वाली क्लास में हम लोग उदारवाद पूरा कंप्लीट कर लेंगे। वो है 1885 से लेकर के 1905। देखो, आप लोग ये वाला चरण अच्छे समझोगे तो आपको नेक्स्ट चरण और अच्छे समझ में आएगा। जो 1885 से 1905 है, ये ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस बन रही है इसमें ये 1857 के बाद बनी है। और 57 में अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर कोई बच्चा यहां पे 1 साल का है तो आप देखोगे कि 67, 77, 87, ठीक है, ये लगभग जो है 28 से 30 साल के बच्चे हो जाते हैं। इसलिए आप, और 1857 में जिस तरह का दमन रहा है उस वाले दमन
को ये लोग जानते हैं, इसलिए जो भी इनकी नीतियां होगी उन नीतियों में आपको उदारता दिखाई देगी। उदारता का एक और कारण है कि ये सब के सब हाईली एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेशन हाई, लगभग लोग जो है बैरिस्टर्स हैं, लंदन से करके आए हैं, वहां का सब तौर तरीका देखे हैं, दे बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, तो इसलिए आपको दिखाई देगा। इनका 3 जो है फॉर्मूला है, जो बोलते हैं ट्रिपल पी। ट्रिपल पी जो का फॉर्मूला है, जैसे जो भी इनकी मांग है उस मांग को ये 3 वे से करते हैं पूरा। एक को बोलते हैं पिटीशन, हिंदी में अनुनय, दूसरा है प्रेयर, विनय, और तीसरा है विरोध। प्रोटेस्ट। ये इनके तरीके हैं, ट्रिपल पी। उदारवाद के यही तरीके हैं। जितने भी इसमें बड़े लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स में दादा भाई नौरोजी हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, ये जो बड़े लीडर्स हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, आनंद मोहन बोस हैं, पी आनंद चार्लो हैं, जितने भी लीडर्स हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये जितने भी लीडर हैं, ये सब लीडर के यही तरीके हैं। और आप देखोगे कि जो ये चरण है, इस चरण में जो ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं ट्रिपल पी, आपको पूरे के पूरे दौर में 85 से लेकर के 1905 में ये आपको दिखाई देगा। और कुछ और भी उदारवादी हैं, जैसे पी.आर. नायडू हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, ये इसी टाइम के हैं। रास बिहारी घोष, रास बिहारी जो घोष हैं वो भी इसी टाइम में हैं। बद्रुद्दीन तैयबजी इसी टाइम में हैं, और दिनसा वाचा इसी टाइम में है, फिरोज शाह मेहता इसी टाइम में है। ये हमको ध्यान रखना है। जो ये रास बिहारी घोष हैं वो रास बिहारी बोस नहीं है। रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस जी के टाइम में रहेंगे, और ये वो उग्रवादी है, ये उदारवादी है। ये हमको ध्यान में रखना है। चूंकि इनको रूल ऑफ लॉ में बिलीव है, इसलिए ये क्या करेंगे कि दादा भाई जो नौरोजी हैं वो लंदन में एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाएंगे, और 1899 में कांग्रेस भी जो है लंदन में अपनी एक शाखा खोलेगी। इनका ऐसा मानना है कि भारत में जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जानकारी जो है ब्रिटेन को नहीं है। जो भी यहाँ पे वायसराय या फिर जो राज्य सचिव हैं वो सही जानकारी नहीं देते हैं भारत की। इसलिए अगर हम लोग वहां जाएं और हम लोग अपनी शाखा खोलें या फिर हम एक एसोसिएशन बना दें, तो वहां पे जाकर के हम अपनी बात बताएंगे तो हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। ऐसा उदारवादियों का मानना है। और इस तरीके से क्या करेंगे कि हम जो है ब्रिटिश जनमत ले लेंगे और ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में कर लेंगे, और भारत में सुधार की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर सकते हैं। अगली क्लास जो है इसी के आगे होगी, जो उदारवाद और उग्रवाद का कैसे जुड़ाव है और कैसे उदारवाद ने उग्रवाद को आगे बढ़ाया है, पर चर्चा करेंगे।